पार्ट में आपका एक एक इंपेयरमेंट को क्लियर करा हुआ है कि आपका वीआई में क्या होगा, आपका एचआई में क्या होगा, आपकी एसएलडी क्या है, वो सारा आपका क्लियर करा हुआ है। सीपी भी बहुत डिटेल में दे रखा है बेटा, आगे लिखा हुआ है, आप मेरे सामने खोल के देखो, अभी आपको मिलेगा। ब्लॉक नंबर मैंने आप लोगों को बोला तीसरे नंबर का ब्लॉक है, यूनिट नंबर 8 है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल नीचे। और ये क्वेश्चन टीजीटी इसको भी आया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन को भी आया हुआ है और आप लोगों को भी आया हुआ है। तो इंक्लूसिव मैंने बोला आप सभी को पूरी पढ़नी है, बढ़िया वाली। कोई बच्चा अभी इस पे नहीं लिखेगा, टेस्ट आपका फिर दोबारा होगा। अब दोबारा वाला टेस्ट आप हार्ड कॉपी पे करेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने बोले हैं वो आप 2 पेज यहां पे लगाएंगे और एक एक क्वेश्चन जो आपको समझाया गया है सबका एक्सप्लेनेशन यहां पर होगा। क्लियर हो गया? चलिए मैं दोबारा आपको टाइम दूंगी, आखिरी में टाइम दूंगी मैं आपको 10 मिनट का। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, दोबारा टाइम मिलेगा। जब भी यहां पर आओ मैंने एक बात बोली है, जाने का टाइम मत पूछा करो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगला बच्चा कौन है? कोमल वर्मा, आप खड़ी हो जाए। एन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिस्टम which does not fall under the visual impairment। फर्स्ट में लगाया, आपने क्या सोच के लगाया? घबराना नहीं है, आराम से कूल होके बताओ आपने बेटा सोचा क्या। कोई बात नहीं, तो देखने में उसको दिक्कत है तो आपने कहा कि मैं उसको एक जो है बंदा दे दूं। क्या जितने भी लोग यहाँ पे आपको मिलते हैं जो उनका वीआई का केस होगा, भी बाहर बस स्टॉप पे आपको मिलेंगे, क्या सबके साथ कोई नॉर्मल बंदा खड़ा होगा हमेशा? इंक्लूसिव एजुकेशन आपको क्या बोल रही है? आप इनको सक्षम बनाओ, इनको सहायता के लिए आप एक बंदा और नहीं असाइन करोगे। तो आप इनको सक्षम कब बनाओगे? जब आप इनको ट्रेनिंग दोगे, मोबिलिटी ट्रेनिंग दोगे। उनके हाथ में आपने देखा होगा छड़ियां होती हैं, वो लेजर केन है, उससे उनको पता चल रहा है कहां पे आगे गड्ढा आने वाला है। तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा, आंसर फिर क्या बनेगा? अगला वाला बच्चा आरती, आपने कहा लेजर छड़ी हम उनको देंगे। अच्छा जी, आपने कहा बी वाला, तो बी वाला तो मैं कह रही हूं वो तो आपने देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है डज नॉट। विनीता, फोर्थ होगा, खड़े होकर एक्सप्लेनेशन दो। शाबाश, उसको बैसाखियां थोड़ी दोगे, बैसाखियां आपने कहा देनी है लोकोमोटर। क्लियर हो गया? और लोकोमोटर वाला पॉइंट आपके 1995 की पीडब्ल्यूडी की 7 नियोग्यताओं में भी दिया गया था। क्लियर हो गया? बैठ जाएंगी। अगली लड़की खड़ी होगी केशिका। फोर्थ क्वेश्चन आपने नहीं करा, अगली लड़की खड़ी हो जाए सारिका। फोर्थ करा बेटा आपने? खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरा बचपन का कौन सा नाम समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों के प्रभाव को संदर्भित नहीं करता है? अच्छा, बी लगा दिया आपने। चलिए जी, तो आपको लगा कि एज ऑफ कंफर्मिटी इसमें आएगी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के ऊपर कुछ बात करना चाहोगे आप? ठीक है, चलो अगला बच्चा खड़ा हो जाए, खुशी खड़ी हो जाए। शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं करे आपने? बेटा आप पेपर में टाइम मैनेज करोगे? आजू खड़ी हो जाओ। आपने डी लगाया है। आपने कहा डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ। आपने क्वेश्चन समझा है इसमें? क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा, आप एक्सप्लेनेशन दो मेरे को। गैंग एज भी इसी में आएगी और जो ये है एज ऑफ कंफर्मिटी ये भी इसमें, प्ले एज भी बच्चों के खेल के लिए भी सारी इसी में आती है, लेकिन जो फोर्थ वाली दे रखी ना ये नहीं आएगी इसमें। मैं एक बात बताऊं, फोर्थ वाली चलिए एडोलेसेंस में आ गए, ठीक है। आप क्वेश्चन के मायने समझे। एक तरीका है क्वेश्चन का आंसर निकालने का, अपने बेटा बुरा मत मानना, आपको नहीं कह रही, बैठ जा। रट्टे लगाए हुए आपने, और गैंग एज इसमें आएगी, प्ले जिसके अंदर आएगी, खिलाड़ी अवस्था इसमें आएगी, एक तो वो रट्टे। क्वेश्चन में एक बड़ी बारीकी पूछी है, उसने कहा है जो सोशलाइजेशन के साथ मैच नहीं करेगी। ऊपर वाली 3 सोशलाइजेशन में है। पहली बोला कि हम साथियों के साथ खेलेंगे, दूसरा बोला साथी अगर तू बोलेगा हाँ तो मेरी भी है हाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा। एज ऑफ कंफर्मिटी का मतलब क्या है? आई एम ओनली सीकिंग प्योर अप्रूवल। बात समझ में आ रही है? सोशल में बैठ रहा है ये वाला। उसके बाद अगला वाला आपका प्ले एज है,
यानी कि अगर आप सोशलाइजेशन में है तभी आप मिलकर खेलेंगे। लेकिन जो ट्रांजिशनल है वो वर्ड किस बात को लेकर था? बहुत बढ़िया, वो वर्ड चेंज को लेकर है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएंगे जिन्होंने खास बोला एडोलेसेंस जो है वो परिवर्तनकारी है, वो ट्रांजिशनल। ये ना, ये जो तुक्के तुम लगाते हो ना, एडोलेसेंस आ गया चलने और लगा दो, हर जगह काम नहीं करेगा। जलशील लिखो, और मैंने तुम्हारे पुराने बच्चों को सारे लिखवा रखे हैं। जलशील, इन्होंने किशोरा अवस्था को ट्रांजिशनल बोला है। और हर लोग क्या बोली? समस्या काल, प्रॉब्लम एज। किसको लेकर बोला है? एडोलेसेंस को लेकर बोला। और दूसरी बात जो ट्रांजिशनल है वो इस बात को लेकर है, इन्होंने बोला जयशील ने कि यहां पे बच्चा एक बचपन से परिपक्व अवस्था पे आ रहा है। A child is making a transition from childhood to a more mature stage। तो वो जो मेच्योरिटी आ रही है वो फिजिकल रेफरेंस में है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सोशल में। तो आंसर रट्टों से निकल गया होगा किसी ना किसी का, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको डोमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था। क्योंकि जो ट्रांजिशनल बोला गया है वो फिजिकल चेंजेस को लेकर बोला गया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है सामाजिककरण को लेकर। आ गई बात? ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। किसकी बारी है बेटा अगली? चलो खड़े हो जाओ। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मेन अर्थ क्या होगा? सी बिल्कुल ठीक है। बाकियों को रूल आउट क्यों कर रहा है? एक एक का आंसर का डाइसेक्शन करो, एक एक ऑप्शन का निकालो। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, क्या सोशलाइजेशन होगा? मैम अपने आप हम नॉर्म्स नहीं बना सकते, क्या पता अगर कोई बना रहा हो गलत भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, वेल सेड, ठीक है। नंबर 2 पर, यू आर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन योर सोसाइटी। और रिस्पेक्टिंग एल्डर्स का मतलब मैं कैसे मानूं? यहां पर तो आप ये कर रहे हैं और बाद में कुछ और कर रहे हैं। वही ये है जो कोहल बका गुड बॉय गुड गर्ल है, दूसरों के सामने नंबर बना लोगे लेकिन अंदर आपके मन में क्या है पता नहीं चल रहा, सेकंड ही बनेगा। तो थर्ड वाला मेन क्या कह रहा है कि अगर आप सोशल एनवायरनमेंट में जो भी प्रेवलेंट नॉर्म्स है उनको आप इंटरनलाइज कर लेते हो तब ये कहलाएगा सोशल डेवलपमेंट। चौथा वाला, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, क्योंकि फिर सोशल इवेंट्स आप कभी भी उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा पाओगे। आंसर दीपांशु आपका ठीक, एक्सप्लेनेशन ठीक, बैठेंगे। मैम मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, जैसे इसमें लिखा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, बट अब वो नहीं हो सकता क्योंकि हम गलत भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको लिबर्टी दे दी, मैंने कहा सभी बच्चे ना अपना अपना टेस्ट कर लो, अपने आप कर लो, पता नहीं कौन वहां पे गूगल खोल खोल के बैठा होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन, किसकी बारी है? खड़े हो जाओ। Which is not included in the special provision for dealing with the gifted children. मैम मैंने इसका आंसर सी लगाया था जो गलत है, बट अभी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर एबिलिटी नहीं, इसका आंसर मैंने सी लगाया था। आपने लगाया क्या है? एबिलिटी ग्रुप। एबिलिटी ग्रुपिंग। बताइए क्या ये पार्ट बनेगा? क्या आप गिफ्टेड में एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूं, बैठे हो। अगर हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्ड के मायने क्या है? आपके बचपन में कभी हुआ होगा, अगर आप लकी रही हो या कोई और, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे होते तो क्लास जंप करा देते हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेशन है। यानी कि बच्चा गिफ्टेड था। जब गिफ्टेड बच्चा था आपने कहा तेरे को एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वर यू नॉट डूइंग एबिलिटी ग्रुपिंग? आपको लगा इस बच्चे का जो लेवल है इन बच्चों के साथ मैच नहीं कर रहा, ये बच्चा अपना ZTD पे कब पहुंचेगा? जब इसको अपना मुकाम कब मिलेगा? जब उस जैसे बच्चों के बीच में इसको बिठाओगे। तो क्या आप उस बच्चे का लेवल देखकर उसको उस एप्रोप्रिएट क्लास में बिठाते हैं या नहीं बिठाते? तो वही तो आप एबिलिटी ग्रुपिंग कर रहे हैं।
लेकिन ये नहीं है कि अगर एक बच्चा गिफ्टेड है तो उसके लिए हमने बिल्कुल स्पेशल प्रोविजन बना दिए, भाई तू तो स्पेशल है तो आपके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके लिए ये चीजें नहीं होगी, आपके लिए अलग स्कीम चलेगी। नहीं, हमने सिंपल क्या काम करना है, हर बच्चे को एज पर हिज नीड उसको मौका देना है डेवलप करने का। हाउ विल दैट बी पॉसिबल? वंस यू पुट दैट चाइल्ड इन द सेम एबिलिटी ग्रुप। बात समझ में आई आप लोगों को? तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। पहले सब बताएंगे, सबको समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। मैम डी नहीं समझ में आया क्यों? मैम सी एबिलिटी ग्रुपिंग में एक बार मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब यह है कि जिस बच्चे की जिस प्रकार की क्षमता है आप इसको वहां बिठाओ। एक बच्चा है, उसका अपना IQ 110 प्लस है, मैम लेकिन अगर हम उसको वहाँ बैठाएंगे तो फिर वो डिफरेंशिएशन नहीं हो गया क्लासरूम में। क्लासरूम में हमने तो क्या करा, हम इक्वालिटी नहीं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे का लेवल बहुत अच्छा है और आप उसको उन बच्चों में बिठाओ जो बच्चे बिल्कुल एवरेज के हैं, वो बच्चे को लगेगा ये कितना बोरिंग टास्क है, ये तो यू टिप्स पर हो गया, तो वो बच्चा तो अपने आप को क्लास में वैसे ही बिल्कुल अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों को 1 घंटा लगेगा, ये 5 मिनट में करके बैठ गया, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसको अगर आपने चैलेंजिंग टास्क देना है, मान लीजिए आप हर बार अपनी क्लास में उसके लिए कुछ अलग नहीं कर पा रहे, इट्स बेटर टू पुट दैट चाइल्ड इन द सेम ग्रुप। तो हमने एबिलिटी ग्रुपिंग कर दी, वरना एक्सेलरेशन को आप फेल कर दो। फिर एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है बात। अगर आपने ये बच्चे को नहीं, वो बच्चे जो सोचेंगे उनके साथ तो बहुत सारे और है, ये बेचारा अकेला बैठा है। आउट ऑफ द क्लास कौन बैठा? जो गिफ्टेड है या बाकी बच्चे? वो बाकी बच्चे तो आपस में बैठ जाएंगे, लेकिन जो बच्चा गिफ्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं या तो डिमोरलाइज हो जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी उससे कतराएंगे कि ये बच्चा तो अपने आप को बहुत हीरो बनता है, इसको हमने नहीं बिठाना है। तो वो बच्चा मार्जिनलाइज हो जाएगा। उसको उस जगह पे रखो जहां वो भी डेवलप करे। इक्विटी क्या बोल रही है? हर एक को आपने वो देना है जिसमें वो सक्षम है और वो आगे बढ़ सकता है। ये इक्वालिटी से एक कदम आगे जाके इक्विटी की परिभाषा है। बात क्लियर हो गई अब आप लोगों को? मैंने उसका डी लगाया था, बट मैंने इस तरह सोचा था कि मतलब बेसिकली जो बच्चे बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर वाले होते हैं उस तरह से, तो उनको तो हम स्कॉलरशिप दे ही रहे हैं ना। उनको हम इस प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम उस बच्चे को उस जगह पे बिठाए जहां पे उनका मैक्सिमम जो टैलेंट है वो आप हार्नेस कर पाए। तो उसके लिए वो माहौल तो देना पड़ेगा ना। तभी तो हम कह रहे हैं 6ठी का बच्चा बहुत ब्राइट है, इसको 9वीं कक्षा में डाल दीजिए। अब वो 9वीं कक्षा के बच्चों के साथ तो वो कंपीट कर पाएगा, लेकिन जब वो 6ठी में पढ़ रहा था तो उसके लिए वो क्लास बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी, बड़ी डल हो जाएगी। क्लियर हो गई आपको बात? चलिए, उसके बाद बढ़ना है हमें 7 नंबर के क्वेश्चन पे। किसकी बारी चलेगी अब? मैम इसका आंसर क्या था? आंसर मैंने 6 का आपका डी बोला, आंसर की मैं आपको डी लिखवाया। ठीक है जी, चलो बेटा आपकी बारी है, करो। 7वें नंबर का क्वेश्चन बताएंगे आप। मैंने डी लगाया है। आपने बी लगाया है। उसने कहा सहायक तकनीक में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। और एनईपी ने क्या बोला है कि आपको ISL को लेके चलना होगा। ठीक है, लाइन वहीं लगा देंगे, बैठ जाएंगे। 7 में कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, खड़ा होगा वो बच्चा जिसका डाउट है। कोई भी ऑप्शन क्लियर ना हो रहा हो, मतलब क्या हुआ बेटा? आपने देखा है जब भी आप YouTube का वीडियो देखते हो तो आपके कैप्शन आ रहे होते हैं। वो कैप्शन हम क्यों लगाते हैं? कि अगर एक बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो वो देख पाएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये वाला बच्चा HI वाला है, तो HI वाले बच्चे के लिए तो आपके लिए अच्छा है ना कि आप कैप्शन लगाओ। और आपने कहा मैं कैप्शन हटा रही हूं, तो गलत हो जाएगा। बेटा मैंने सारे क्वेश्चन का जो लेवल रखा है ना, हाँ आप लोगों के लिए चलो इजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये विल्ली क्वेश्चन नहीं है, ये YouTube की विल्ली क्लास नहीं है जहां पे कुछ भी उठा के घास काट के आ जाओ। यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे किसकी बारी लगेगी भाई? आपकी। बेटा आपको ना फिर सारा क्लियर करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? चलो जितना आपको क्लियर है वो आप बताएंगे, फिर आगे मैं डॉली को बारी दूंगी। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताना है ये किस प्रकार की डिसऑर्डर को लेकर है, मतलब आपका कौन सी चीज आपकी बॉडी में अफेक्टेड है। मैम डाउन सिंड्रोम में मैम डाउन सिंड्रोम में हमारा बेसिकली बॉडी का शेप स्ट्रक्चर हमारा जो है
वो अफेक्ट हो सकता है इससे। रीजन क्या रहा होगा? मैम कहीं ना कहीं जब बर्थ होता है बेबी का तो समटाइम्स उसकी कोई अगर लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर अगर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का रीजन, ठीक है बेटा, हाँ, ये आपका जन्म के समय, जन्म के बाद नहीं डेवलप होगा। ये आपका क्रोमोसोमल अबैरेशंस के अंदर है, गुणसूत्रीय विकार के अंदर डाउन सिंड्रोम को लिखेंगे। मैं पूरी कहानी चाहूंगी, लिख लें आप। 21 पेयर्स है मैम इसमें। मैं सारा लिखूंगी, टुकड़ों में जानकारी नहीं लिखनी, इसीलिए आपको बोला है। अब आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? लास्ट पेयर की 3 कॉपीज लग जाएगी। सबसे पहले ये किस प्रकार का विकार है? तो आप कहेंगे गुणसूत्रीय है, क्रोमोसोमल है। बिल्कुल कॉपी में एक एक बच्चा लिखेगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्रोमोसोमल अबैरेशन। इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी बोलते हैं। ट्राइजोमी क्यों बोला जाता है? कभी कभी आएगा कौन से क्रोमोसोम के कारण है, ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम? तो आप कहेंगे ऑटोसोम। ध्यान कर लेना, ट्राइजोमी है ऑटोसोम, लेकिन कौन सा? 21 जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी बन जाती है। So there is one extra. So there is one extra copy. अगर ये हो गया तो पहला, अगर हमारे को जानना है कि हमारे होने वाले बच्चे में कोई विकार तो नहीं है, ज्यादातर कब कब होगा? अगर एडवांसिंग एज में प्रेगनेंसी है। एडवांसिंग एज में अगर प्रेगनेंसी हो रही है, मान लीजिए आपका 35 प्लस में प्रेगनेंसी हो रही है, देयर आर चांसेस कि इस प्रकार की क्रोमोसोमल अबैरेशन आएगी। विच टेस्ट विल बी कंडक्टिंग? अगला क्वेश्चन मैंने दे रखा है, कौन सा टेस्ट आपको कंडक्ट करना होगा कि बच्चा जो पैदा होने वाला है उसमें कोई क्रोमोसोमल अबैरेशन ना हो? इसके लिए क्या करना होगा? एमनियो, हाँ जी बोलो आप। एमनियोसेंटेंसिस, खड़े हो जाएंगे डॉली। एमनियोसेंटेंसिस अपने आप में किस प्रकार का प्रोसेस है, कब कंडक्ट किया जाता है? इतना नहीं पता, लेकिन ये जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तभी होता है। अल्ट्रासाउंड का क्योंकि मैम विदाउट प्रेगनेंसी ये कम से कम 15 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद ये टेस्ट को किया जाएगा। मदर के वॉर्म से एमनियोटिक फ्लूइड, आपको पता है एमनियोटिक सैक में बच्चा होता है, जब डिलीवरी होती है तो एमनियोटिक जो आप कहते हैं ना वाटर बैग बर्स्ट हो गया, तो वही एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? एमनियोसेंटेंसिस में वो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको कल्चर करेंगे। कल्चर करके हमारे को एक कैरियोटाइप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? आप लोगों को मैंने फोटो दिखाई थी कैरियोटाइप की। मैंने उस दिन कितने बच्चे बैठे थे कि मैंने कहा देखो बेटा ये क्रोमोसोमल का हमारे को यहां पर कैरियोटाइप, ये क्या होता है बेटा? जैसे हमारा ईसीजी वगैरह होता है, ऐसे क्रोमोसोम का एक पूरा जो 23 पेयर्स है आप लोगों के, ऐसे ऐसे करके ये क्रोमोसोम जो 21st होगा ना बेटा, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी और मिल जाएगी। तो जब ये कैरियोटाइप बनकर आ गया, हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। जैसे एक्सरे वगैरह हो गया, आपका ईसीजी हो गया, इस प्रकार अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे पता है 21st क्रोमोसोम की अगर 3 कॉपी आ गई तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा। तो ये पहले ही पता चल जाएगा कि होने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला है। अब कई देशों में क्या है, इस प्रकार का अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो एमटीपी अलाउड है। एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी अलाउड है। हमारे देश में अलाउड नहीं है। हर देश के अपने अपने अलग अलग नियम है। तो इस प्रकार का जब बच्चा पैदा होगा, इससे काम क्यों नहीं हो पाएगा? इसके हाथ होंगे बिल्कुल छोटे छोटे से,
और इसका पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होगा। इसके जो फेस के फीचर्स होंगे वो इस प्रकार के होंगे। ये एक मंगोलिज्म एक कहा जाता है इसको, एक जाति थी अफ्रीका की जिनका इस प्रकार का कद काठी था। तो इनका जो कद भी है और इनके जो चेहरे के फीचर्स है और इनका पीछे का जो हेड वगैरह है वो सब बिल्कुल फ्लैट होता है और मानसिक रूप से ये बहुत विक्षिप्त होती है, यानी कि मेंटल डेफिशिएंसी हमेशा इनमें पाई जाएगी। मेरे स्कूल में था एक केस, मतलब डाउन सिंड्रोम का। ये अच्छा। सब कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थे और वो मतलब फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकती। वैसे वो तो इंटेलिजेंट फिजिकल में भी होगा इसका मैनिफेस्टेशन और मेंटल में भी होगा। तो लिख लीजिएगा मैनिफेस्टेशन किस रूप में होगा। ग्रोथ बहुत कम होगी, स्टंट ग्रोथ बहुत स्लो होगी ग्रोथ, एंड मेंटल एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। हाँ इनकी एज का स्पैन क्या होता है? मतलब इसमें ऐसा नहीं है, वो एज के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अगर इनका कद वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव कर लेंगे, वो सभी की तरह नॉर्मल लोगों की तरह है, लेकिन ये है टास्क पूरे नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हार्ट में होल होता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो अलग चीज है, वो फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाएगा। मैम ये प्रोट्रूजन ऑफ टंग क्या होता है? ये क्या होता है? कईयों का क्या होगा, जो टंग है वो अलग से बाहर की ओर निकला हुआ होगा। तो वो प्रोट्रूजन ऑफ टंग का मतलब ही क्या है कि जो फेशियल फीचर है वो भी बिल्कुल अलग होंगे। जैसे मैंने कहा कि नाक बिल्कुल फ्लैट होगी, इसी प्रकार ये वाला जो नीचे का स्ट्रक्चर है स्नॉट वाला, ये भी बिल्कुल बाहर की ओर होगा। तो इनका जो काया है, शक्ल जो है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की होगी। तो कहा कि वो मंगोलिज्म इसलिए कहा गया कि एक जाति है जिसको हम कहते हैं कि इनकी कदकाठी वो है, तो ये बच्चा उनको मैच करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, सभी का लिखा भी गया है। इसमें कोई और चीज आपने लिखवानी है जो आपको क्लियर ना हो? अब अगर आगे मैं कहूंगी कैरियोटाइप, तो हर एक को पता हो कैरियोटाइप का मतलब क्या है। क्रोमोसोम की जो पूरी मैपिंग की जाएगी वो कहलाएगी कैरियोटाइप। 23 के 23 जोड़े आपको एकदम दिखाई पड़ जाएंगे, वो कैरियोटाइप है। मैं घर जाके आप लोगों को ग्रुप में पूरी क्रोमोसोम के कैरियोटाइप जो है पूरा भेजूंगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन किसकी बारी है? 3 कॉपीज में होता है तब पता चलता है। 3 का होगा तभी पता चलेगा ना, तभी नाम क्या दिया? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या बता रहा है? एक एक्स्ट्रा कॉपी बनकर आ गई। अभी आपने अपने स्टूडेंट्स के कितने दिन बताए थे? ये कम से कम 15 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये नहीं कि हम शुरुआत नहीं कर लेंगे, अरे पहले शरीर तो बन जाए। चलिए जी, उसके बाद बेटा अगला वाला क्वेश्चन है आप लोगों का 10वें नंबर का। 10वां करना है ना वाला? नहीं, 9वां करना है। 9वें का किसकी बारी है? डॉली आपकी। खड़े हो जाएंगे बेटा। What is the most important phase in child development? मैंने इसका आंसर सी मार्क किया था, सोशियो इकोनॉमिक। तो आपने ये सोशियो इमोशनल क्यों मार्क करा? मैम मैंने सोचा कि मेंटल डायमेंशन मतलब उसमें मतलब आईक्यू का इतना रोल प्ले नहीं होगा अगर मतलब बच्चे की इंपॉर्टेंट ये बोला है, तो इंपॉर्टेंट में आपको लगा सोशियो इमोशनल मेन है। अच्छा, सोशली इंटरेक्ट कर पाए और मतलब इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि मेंटल मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि आईक्यू से रिलेट कर रही थी मैं इसको। ठीक है। और फिजिकल की मतलब अगर वो थोड़े काम फिजिकल कम भी करेगा तब भी चल जाएगा। और मोरल डायमेंशन की जरूरी नहीं है कि हर किसी का मतलब मोरालिटी वाली वो चीजें शो करे, तो मुझे इसका सी वाला लगा। वो अगर सोशियो इमोशनल आपका बढ़िया बैठ गया तो मोरालिटी वाला पार्ट भी अपने आप आ जाएगा। कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। सोशियो इमोशनल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खासकर अगर मैं कहूँ एडोलेसेंस में, तभी गवर्नमेंट ने सहयोग बना रखा है कि इन बच्चों पे इतना पीयर प्रेशर वगैरह होता है। अगर इनका सोशियो इमोशनल इश्यूज को आपने टाइमली एड्रेस नहीं किया तो ये बच्चे फिजिकली भी पीछे रह जाएंगे। अगर एक बच्चे को लग रहा है कि मैं निग्लेक्टेड चाइल्ड हूं, मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है, मुझे एडिक्वेट इमोशनल वार्मथ नहीं मिल पा रही है, तो क्या ये बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना। तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सोशियो इमोशनल। और इस प्रकार के बच्चों को अगर टाइमली हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है कई बार बच्चे बागी होके जुवेनाइल्स भी बन जाते हैं, बाल अपराधी भी बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाएगा सोशियो इमोशनल। और अब नई वाली एक एक करके बोलेंगे। आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल डायमेंशन। चलिए जी,
आपका बच्चा मान लीजिए ग्रो तो कर रहा है, लेकिन सोशियो इमोशनल पार्ट जो है वो बच्चे का बिल्कुल ही चैलेंज वाला पार्ट है। तो क्या इस प्रकार का बच्चा आगे कुछ कर पाएगा? केवल उसके पास कद काठी है। डेवलपमेंट अगर नहीं होता तो सारे ही डेवलपमेंट ऐसा नहीं कहा गया कि फिजिकल डेवलपमेंट आपका मेन प्री रिक्विजिट होगा बाकी सभी डेवलपमेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपका सोशियो इमोशनल पार्ट आपका एड्रेस नहीं है तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी जो कुछ आप कर सकते हो ना, वो टूटे मन से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितना ही अच्छा हो, खली भी हो, अगर उसका भी सोशियो इमोशनल के लिए अगर लोग उसको, जैसे कोई भी होता है प्लेयर वगैरह होता है, उसको सब एक्साइट करते हैं, चीयर करते हैं, क्योंकि जब उसका इमोशनल मेकअप ठीक होगा ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अकेले आपका कितना ही अच्छी बेल्ट है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर दिल से टूटे हैं। तो सोशियो इमोशनल को मेन एड्रेस करने के लिए एनईपी ने बोला है PSQ के लिए आपको हर स्कूल में काउंसलर रखना जरूरी है। ये PSQ वर्ड आजकल खूब चल रहा है एनईपी का, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज में बार बार यही वर्ड आ रहा है, पर्सनल सोशियो क्वालिटीज। ये सोशियो इमोशनल डोमेन को लेकर ही है। पर्सनल सोशियो क्वालिटी PSQ लिखेंगे सोशल क्वालिटी NEP 2020। और आप लोगों का जो नया NCF फाउंडेशन स्टेज वाला है वहां बार बार मेंशन किया गया है कि आप पर्सनल सोशल क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए बच्चों को सर्कल में बिठाएं एंड ऑलवेज गिव देम सर्कल टाइम। वो सर्कल टाइम का मतलब क्या है? आपने बच्चों को सर्कल में बिठाया और बच्चों को कहा बेटा आपके साथ कल क्या हुआ, अच्छा ये कहानी अगर आपके साथ होती तो आप क्या करते, ताकि वो बच्चे आपस में अपनी फीलिंग को एक्सचेंज करना सीखे। तो सर्कल टाइम को फाउंडेशन स्टेज पे कंपल्सरी कर दो। और कोशिश ये करो, एक बार आपने लंच के टाइम पे करना है 15 मिनट, और एक बार लंच के बाद आप 15 मिनट लेके बैठेंगे बच्चों को। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई? और अगर आपका सोशियो इमोशनल है तो मोरालिटी आपकी वहीं होगी। अगर आपके इमोशंस आपको पता चल रहे हैं तो आप दूसरों के इमोशंस के प्रति भी तो थोड़े सेंसिटिव होंगे। तो फिर आप में मोरालिटी भी आएगी कि अगर मैंने इसका दिल दुखाया है तो मैं चोरी अगर कर रहा हूं तो अगले का दिल दुख रहा है ना, तो इसका मतलब सोशियो इमोशनल में मोरालिटी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। फिजिकल डायमेंशन होना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि बॉडी तो है और अगर मतलब इमोशंस आप में नहीं है तो फिर तो बस आप अपने आप में एक रोबोट की तरह काम ही करके दे देंगे, आप मैकेनिकली रह जाएंगे। एक इंसान आप तभी बनते हैं जब आपका सोशियो इमोशनल पूरा डेवलप है। सबको क्लियर हो रहा है? सबकी PSQ बोला ना। अगर सबको तसल्ली हो तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं, और जब तक आपका डाउट हो ना बेधड़क होके 5 बार पूछो। मैम एक चीज और, मैम जैसे एक वर्ड है सोशल एंजाइटी, हम बोलते हैं कि आजकल के यूथ में सोशल एंजाइटी मतलब दे वांट टू बी इंट्रोवर्ट फॉर ऑल द टाइम, मतलब इंट्रोवर्ट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मतलब दे शुड एक्सप्लोर, दे शुड मतलब। लेकिन वो जो चीज आप बोल रहे हो वो सोशल एंजाइटी के कारण भी तो बहुत सारे हैं। इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने सोशल एंजाइटी के ऊपर काम भी करा है, आपके तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो सोशल एंजाइटी बच्चों में आएगी कब? जब आप स्कूल में प्रोजेक्ट मेथड को लेके काम नहीं कराओगे। अगर आपने हमेशा बच्चों को कोलैबोरेटिव मोड के ऊपर ट्रेन करना शुरू करा तो अपने आप सोशल एंजाइटी हटेगी, बच्चों को समाज में एक फेस करने का मौका मिलेगा। अब वो टाइम तो नहीं रहा ना कि स्कूल में सिलेक्टेड बच्चे ही केवल मॉर्निंग असेंबली में आएंगे। अब तो आपको पता है हर स्कूल में कंपलसरी है, हर क्लास के हर सेक्शन को मौका मिलेगा, आज असेंबली में आपकी बारी है, और हर बच्चे को मौका मिलता है कि आपको स्टेज पर आके बोलना है। कुछ नहीं करना तो बेटा न्यूज़पेपर बोल के चला जा, लेकिन कुछ तो बोलेगा। इसका मतलब क्या है? सोशल एंजाइटी को आप हटाना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे बच्चों, हमारे हो गए अब तक 9 क्वेश्चन। जिसकी बारी है खड़ा हो जाए, आपकी बारी है। आपकी The school is a powerful secondary socializing agency. ये मेरा नाम ठीक था। ठीक है, सभी का ठीक है, कोई डाउट है? चलिए बैठ जाएंगे बेटा। कीर्ति क्वेश्चन नंबर 11। मैम 11th का ASS एंड असेस। आपका आंसर ठीक है। आपने क्या सोच के ये आंसर निकाला? मैम अगर हम दिव्यांग जनों को अगर हम फिजिकल सपोर्ट देंगे तो वो उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी कि मुझे फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उसके थॉट्स में जाएगी कि मुझे कहीं ना कहीं मैं लेसर हूँ। हाँ,
और अगर हम फिजिकल कोई थेरेपी करवाएंगे तो सिर्फ वो फिजिकली होगी, वो मेंटली उस पर नहीं जाएगी। थोड़ा सा रुको, आंसर आपका ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्सप्लेनेशन में बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी सहयोग आप मुहैया करा रहे हैं, बैठ जाएंगे आप, उन सब पे प्रॉब्लम ये है कि आपने असेस तो करा ही नहीं है। पहले आप ये तो जान लो कि आपको डायग्नोस करना होगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। एज पर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो फर्स्ट यू असेस देन यू असिस्ट। क्लियर हो गई बात? ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वाला 12th के ऊपर, यहां से हो गया। ममता दोबारा आपकी लाइन से शुरू हो रहा है। परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी क्या है? जाना है, जरूरी है, वरना फोन करो या मेरे से बात। दवाई लेके आनी है सर। तो बाद में नहीं मिलेगी दवाई, वो डॉक्टर चले जाएंगे। चलो बेटा चले जाओ, आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है? जब आप आओ तो आपको मान के चलना है, टेस्ट वाला दिन है, मेरे को 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर, ठीक है? और किसी ने तो नहीं जाना है? ये 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1:30 बजे, चुप हो के बैठ जाओ। 1:30 बजे निकलेंगे मतलब। नहीं, मैं तो करा के भेजूंगी। चलिए जी, 12th वाले क्वेश्चन का आंसर ममता आपने क्या लगाया बेटा? फर्स्ट लगाया है। बेटा आप सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर क्या बात कहना चाहोगी? मैच्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। डू यू एग्री टू द स्टेटमेंट? मैच्योरिटी दोनों में जाएगी, हेरिडिटी में भी और आप लोगों के एनवायरनमेंट में भी जाएगी। इसीलिए उसने क्या बोला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों से इफेक्टेड है। ग्रोथ आपका वही हेरिडिटी हो गया, डेवलपमेंट में आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, तो दोनों आएगा। इसके अंदर ये बात जो लिखी है यह है कि बच्चे की वृद्धि और विकास एक साथ होता है। बिल्कुल होता है। कैसे? एक बच्चा चाहे गर्भ का ले लो या बाहर का ले लो, जब बच्चे का मान लीजिए मैंने कहा शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के अकॉर्डिंगली क्या कार्यात्मक क्षमता भी कर पा रहा है? अगर मान लीजिए बच्चे का आपको लग रहा है कि लिम्स वगैरह अच्छे हो गए हैं, तो क्या उन लिम्स में वो मूवमेंट वाला जो कार्यात्मक क्षमता, फंक्शनल कैपेसिटी है, वो भी तो चल रही है। तो हमारे हमेशा ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट जुड़ा होगा। ग्रोथ बात कर रही है स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन क्या उस स्ट्रक्चर में फंक्शनैलिटी अटैच हुई है या नहीं हुई है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे बोथ गो टुगेदर, बट ग्रोथ विल स्टॉप वंस मैच्योरिटी इज अटेन्ड। ठीक है, अब क्लियर हो गई बात? मैम डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आई थिंक वाइगॉट्स की बात करते हैं। छोड़ दो, बहुत पीछे हो भी इस बात पर। वाइगॉस्की जो है वो मेनली बात करती है एनवायरमेंटल फैक्टर पे, क्योंकि उन्होंने अगर सोशल को माना है तो उन्होंने हेरिडिटी को हमेशा इग्नोर किया है। तो अगर मैं कहूं कि नेचर और नर्चर के ऊपर कौन बात करता है, तो पियाजे नेचर नर्चर पे बात करती है, वाइगॉस्की केवल नर्चर पे बात करती है। बोलो Z और ZPD। लैड गया चॉम्स्की का, आखिरी दिन हो रहा है ये सब बच्चों से बात, इसीलिए कह रहे हो यहां आओ, खूब प्रैक्टिस करो, टाइम मत देखा करो बस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 सबका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 किसकी बारी? सरिता खड़ी हो जाए बेटा। सोशल डोमेन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सोशल डोमेन? जल्दी जल्दी करोगे ना, छुट्टी जल्दी होगी। अच्छा ठीक है, आपने लगाया बोथ, आंसर बनेगा ओनली वन। देखो बेटा इतनी बारीकी है इसमें, अब बैठ जाओ। एक ये है कि यू आर टेकिंग डांस एंड गेम्स, इसका मतलब सोशल डेवलपमेंट है। ओके यू प्ले, आई विल वेट। ठीक है, आपकी टर्न हो गई, नाउ इट्स माय टर्न। सो यू आर टेकिंग डांस, सोशल डेवलपमेंट है आप लोगों का। इफ आई एम साइकिलिंग विद माई फ्रेंड, डज इट इंडिकेट सोशल डेवलपमेंट इज देयर? हो सकता है आगे पहुंच के धक्का मार के उसको गिरा दूं मैं। तो आपने कैसे मान लिया कि साइकिलिंग करना, हम सारे बैठे हैं इकट्ठे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा बना रखा है, आप सभी यूट्यूब के ऊपर अलग अलग लोग रिश्ते गाड़ रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है कि उनके अंदर वो सामाजिक विकास हो गया है। वो तो दिखाने की बातें हैं ना। तो साइकिलिंग विद फ्रेंड, आप साइकिल चला रहे हो, लेकिन मुझे कैसे पता कि आप इसको बड़े ऑनेस्ट वे में सोशल डोमेन के नॉर्म्स को कंफर्म करते हुए चल रहे हो? ये तो सिंपल एक वर्ड है, यू आर साइकिलिंग।
तो इस तरीके से आप जिम में जा रहे हैं, वही जिम में जाके पता चलता है कल किसी का कांड हो गया। आप तो सारे इकट्ठे बैठ के जिम कर रहे थे, एक आदमी बढ़िया कर गया, दूसरे ने उसको स्टॉप कर दिया। तो क्या मैं कहूं कि आप सब जिम में इकट्ठे काम कर रहे थे, वर्कआउट आपका सबका चल रहा था, सोशल डेवलपमेंट है। तो मैम फ्रेंड भी तो लिखा है, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो आपको क्या लगता है कि दोस्त का मतलब क्या है? सारे जिनके साथ आप रहते हैं ये सारे आपके दोस्त है, तो सबका काम कर दो आप। और मैम अगर यहाँ पे साइकिलिंग का ग्रुप होता तो फिर साइकिलिंग इन अ ग्रुप कन्फर्मिंग या इस प्रकार का वर्ड होता है कि वी ऑल आर टेकिंग टर्न्स इन ग्रुप राइडिंग, तब आप मान लेते। और अगर सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ग्रुप होता या कुछ होता तो, या फिर स्कूल होता, स्कूल में भी अगर है बच्चे तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट हो गया। उसी स्कूल के अंदर कितनी बार रिसर्च के अंदर कांड होते हैं, तभी टीचर्स को बोला गया कि कोई भी टीचर स्टाफ रूम में लंच नहीं करेगी। जब बच्चे खेल रहे हैं इकट्ठे, यू नेवर नो what lies ahead, किसी भी बच्चे का कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो इतने वल्नरेबल फेस के अंदर है, तो आप केवल उनको सीधा छोड़ दो कि चलिए जी रिसेस का टाइम है सारे बच्चे खेल लो, नहीं कर पाओगे। जब वो खेल भी रहे हैं तब भी आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। बेसिकली जब तक हमें एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप सोशल डेवलपमेंट नहीं डालेंगे। मैम यहाँ पे वर्ड सोशल डोमेन लिखा है। अच्छा, सोशल डोमेन वर्ड के मायने क्या हुए कि जब आपने डेवलपमेंट, अगर आप सोशल डेवलपमेंट की बात, मतलब जैसे अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं मैम। डोमेन और डेवलपमेंट, डोमेन और डेवलपमेंट में फर्क ये है कि डेवलपमेंट में हमेशा आपने प्रोग्रेसिव पे बात करी, डोमेन में आपके पास दोनों है। आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, आपका एडजस्टमेंट भी है, आपका मैल एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि आपने कहा वो सोशल डोमेन की बात है। लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड सोशल डेवलपमेंट, यू ऑलवेज डिनोट द प्रोग्रेसिव, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे साइकिलिंग वाले में हम ये आपने यहाँ पे डोमेन ही लिखा है ना केवल, तो डेवलपमेंट वर्ड के साथ तो नहीं रिलेट कर पा जाओगे ना आप। सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि साइकिलिंग विद फ्रेंड, तो बेटा साइकिलिंग विद फ्रेंड के साथ तो और भी बहुत सारी चीजें, अगर उनके अंदर राइवलरी आ गई और राइवलरी के अंतर्गत वो बच्चा दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश करे, तो क्या हम उसको मान लेंगे? मैम ये सोशल डोमेन तो हो गया ना, भले ही सोशल डेवलपमेंट नहीं। चलो एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। बाल विकास के, लेकिन एक चीज और भी कह रहा है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के सोशल डोमेन की बात कर रहा है, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के मेन 4 डोमेन हम कहते हैं पर पंचकोश 5 कहता है, तो वहां पर तो डोमेन में सोशल डेवलपमेंट वर्ड ही दिया गया है कि हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स है, फिर आप कहते हो फिजिकल होगा, सोशल होगा, कॉग्निटिव होगा और आपका सोशल इमोशनल जो भी है। ठीक है, चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आपसे ही करवाती हूँ। प्रिया आप ना 14 वाले का आंसर करो। पंचकोश के अकॉर्डिंगली इस प्रकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने कहा है कि हम अपनी जो भी हमारे उपनिषदों में लिखा गया है हम उसको लेके चलेंगे। तो अब कल्चरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट को भी माना गया है। जो आपकी नई किताबें आई है फाउंडेशन की, वहां पे लिखा है वी आर एड्रेसिंग एस्थेटिक एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट अलोंग विद दीज डेवलपमेंट्स डोमेन। मैंने इसका आंसर डी लगाया था, पर शायद इसका आंसर सी होना चाहिए। आपने कहा, आपने लगाया क्या था बेटा? हीरो वर्शिप। तो आपने ये पढ़ा कि नॉट अ कॉमन लिखा है, तो नॉट अ कॉमन के अंदर आपका क्या आएगा? हार्मोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। तो ये तो आपको पता ही है कि दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स। आप बहुत अच्छी टर्म्स के ऊपर हो। नॉट अ कॉमन दे रखा है ना इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो बाकी तो सारे आपके बने। मतलब वो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अब बारी के हिसाब से चलेंगे। किनकी टर्न चल रही थी? ममता के बाद सरिता की। सरिता ने तो 13वें क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। कोमल बेटा आपकी टर्न है, 15वें नंबर का आंसर करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप बताओ आपने क्या सोच के लगाया? चलिए आप कोमल वर्मा, हाँ आपने लगाया डी। चारों। वैसे तो मैंने आपको मॉरल डेवलपमेंट कराना है, अब सुन लो ब्रीफ में, ठीक है? मोटा मोटा बता रही हूं आपको। पहला कह रहा है मॉरल रियलिज्म। त्याजी साहब ने बोला कि शुरू में बच्चे मॉरल रियलिज्म में है, यानी कि मॉरल रियलिज्म में क्या है? एक नैतिक दबाव है, एक मॉरल कॉन्स्टेंट है।
मैंने आपको बोला ये होगा, ये गलत होगा, ये सही है, ये है। तो मॉरल रियलिज्म में बच्चा क्या देख रहा है, अगर मैंने जो बताई गई बात है उसका पालन नहीं करा तो मुझे ये लगेगा। तो वो बच्चा दबाव में आके आपकी सिखाई नैतिकता को मान के चल रहा है। तो उसको जो दिखाई पड़ा कि अगर मैंने ये काम किया मुझे बोला गया यू हैव डन अ गुड जॉब, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पनिश किया गया। तो वो बच्चा कहां पर है, मॉरल रियलिज्म के ऊपर। समझ आया? बिल्कुल इसके साथ है। यहाँ पे जो पहले वाला दे रखा है मॉरल रियलिज्म और कॉन्स्टेंट, दोनों एक ही अवस्था की बात कर रहा है, जिसमें हम कहते हैं अगर हम प्याजे का पुराना वाला लेकर चले तो हम कहते हैं पहले इमोरल स्टेज होगी, बाद में उसके बाद बच्चों के अंदर हेट्रोनॉमस अथॉरिटी का होगा, फिर हेट्रोनॉमस कोऑपरेशन का होगा, और फिर फाइनली जाके ऑटोनॉमस में आ जाएगा। तो मॉरल रियलिज्म, मॉरल कांस्टेंट एक ही बात कह रहे हैं कि बच्चा दबाव में है, ठीक है। और फिर उसके बाद हेट्रोनॉमस, हेट्रोनॉमस में फिर क्या आता है, कई बार हेट्रोनॉमस में आप दूसरे के साथ इस प्रकार चलते हो कि कोऑपरेशन के ऊपर हो, आपने मेरा अच्छा किया, मैंने आपका अच्छा किया। तो ऐसा तो नहीं कि मैं खुद से अच्छी हूं, नहीं, जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक मैं भी अच्छा नहीं करूंगी। वही जिसको कॉलबर्ग ने टिट फॉर टैट के अंदर मॉरल एक्सचेंज के तौर पे इंडिविजुअल एक्सचेंज नाम दिया था। तो जो भी काम कॉलबर्ग ने करा वो रीपैकेजिंग ऑफ पियाजेस वर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें एक बोल रही है, मॉरल रियलिज्म, मॉरल कांस्टेंट, वन एंड द सेम थिंग। थर्ड ऑप्शन आपका बोल रहा है हेट्रोनॉमस, यानी कि फिर वही है कि कहीं ना कहीं कोई और है। जब आप फाइनली आपका इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि आपको लगता है नाउ आई कैन डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसका मतलब वही पियाजे क्या बोल रहे हैं कि जब आप फॉर्मल में आते हो, किशोरावस्था की ओर आने लगते हो, तो आपका अपना दिमाग चालू हो जाता है। जब आपका अपना दिमाग चालू होगा तो वो बात आपकी मोरालिटी में भी तो आएगी। तो अब आप कहेंगे नाउ आई विल बी मेकिंग रूल्स एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। मुझे देखना पड़ेगा, कभी कभी झूठ भी अच्छी भावना से बोला गया है, तो आप झूठ को सच से ऊपर रख गए क्योंकि वो कंटेक्सचुअल था, क्योंकि आपका लेवल इतना बढ़ गया, तब आप ऑटोनॉमस पर हो। और हेट्रोनॉमस वाला बच्चा चीजों से हिलेगा नहीं, जो नियम बनाए गए हैं वो सिंपल उनको फॉलो करेगा। लेकिन जो बच्चा ऑटो के अंदर है वो इस बात को समझ सकता है कि हर बार जो दिखाया गया है वो सच नहीं है, कई बार नियम हमें खुद बनाने पड़ते। क्लियर हो गई इतनी बात? बिल्कुल सही है फोर्थ। ऑटोनॉमस सभी आएगा जो बच्चा खुद रूल बनाएगा। नहीं भेजूंगी, घड़ी हटवा दूंगी यहाँ से, कोई बात नहीं, नहीं जाना। क्या बेटा? ए और बी में मैंने कहा एक ही बात को दो अलग अलग नामों से बोला है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लिखो कि मैंने कहा है मॉरल रियलिज्म, मॉरल कांस्टेंट, वन एंड द सेम थिंग मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 16, सारे एक्सप्लेनेशन आपको लिखने होंगे। किसकी बारी है? आरती आपकी है? हाँ, हो सकता है एज के ऊपर, जहां पर भी बात आपकी पियाजे की आएगी एज तो रह गई, तभी हम कहते हैं एज से शेरी है आपकी। चलिए जी, किसकी बारी चल रही थी? ठीक है, क्या सोच के लगाया आपने? आपने लगाया क्या था बेटा? आपने ये लगाया, क्यों लगाया? अब इसके अंदर मैं तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा करूं, समाजीकरण, मैंने एक बात बताई थी, सोशल नेचर होगा तो हेरिडिटी होगा, सोशलाइजेशन होगा तो एनवायरमेंट होगा। याद आ रही है बात जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है? सोशल नेचर हुआ तो वो हेरिडिटी पर है, सोशलाइजेशन हुआ तो वो एनवायरमेंट के ऊपर है। तो यहां कह रहा है, हाँ, तो सोशलाइजेशन इज नॉट हेरिडिटरी, सही बात है, बट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, सही बात है। अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट सेकेंडरी, नहीं ये तो प्राइमरी है। ऑप्शन नंबर बी को रूल आउट क्यों कर रही हूं? क्योंकि सेकेंडरी नहीं है, दे आर प्राइमरी। सी में कहता है सोशल बिहेवियर लाइक फ्रेंडशिप एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स डेवलपिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रेजुडिस नहीं होता अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, वो तो बच्चे जब बड़े हो जाते तब उनको समझ में आता है। सोशल बिहेवियर लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसीज एंड न्यू थिंकिंग, एक में रुकते हैं, आर डेवलप इन एडोलेसेंस। डी वाला पार्ट सही है। ए वाला पार्ट सोशलाइजेशन इज नॉट हेरिडिटरी बट अफेक्टेड, ये बात सही है। Social behavior, friendship and prejudice starts developing in early childhood. Adaptation and adjustment are
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो सबसे सही आंसर बी वाला बनेगा, जो हम कह रहे हैं नॉट के अंदर है, क्योंकि अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशलाइजेशन का। हमने पीछे वाले में करा था कि जब भी सोशलाइजेशन होगा यू विल बी अडेप्टिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। बाकी ये वाली जो बात सी वाली है, सोशल बिहेवियर लाइक फ्रेंडशिप एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स डेवलपिंग, इसमें मैं अगर प्रेजुडिस हटा दूं तो ये बात सही है कि अर्ली चाइल्डहुड में फ्रेंडशिप आपकी शुरू होने लगती है, लेकिन वो फ्रेंडशिप क्षणिक होती है, वो मोमेंट्री होती है। बच्चे को जब तक अच्छा लग रहा है वो आपके साथ करेगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं एडोलेसेंस में, तब दोस्त आपके कम है, लेकिन जो कम है ना उनके साथ आप यारी निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजुडिस वर्ड को काट दीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, प्रेजुडिस वर्ड को काट दीजिए, फिर आपका सही बन जाएगा कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो शुरू होने लगती है। वर्ड क्या है? स्टार्ट्स डेवलपिंग अर्ली चाइल्डहुड। अगर इसमें मैम बी ऑप्शन सेकेंडरी वाला नहीं होता तो मोस्ट सुटेबल फिर सी ही था। हाँ, फिर सही था, फिर सी था, बट अभी बी है। आपका आंसर बना बी। सी में करेक्शन करवा रही हूं, प्रेजुडिस वर्ड को हटा दो और इस बात को और क्लियर करके लिख लो। मैं स्टेज वाइज आपको बताना चाहूंगी। मैंने आपको कहा 16 का आंसर बी बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं जो आपका डाउट है। देखो बेटा, जब बच्चा पैदा होता है ना सामाजिक ना असामाजिक, क्रो एंड ट्रो ने भी ये स्टेटमेंट दिया। फिर आया अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में हम क्या देखते हैं? सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। सिंपल, स्टार्ट होता है। फिर जब बच्चा प्रॉपर स्कूल एज में आता है, 6 से 12 में आता है, तो हम देखते हैं एक सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है कि मुझे स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। अगर हमको ग्रुप में टास्क मिला है, हमको सबको ग्रुप में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो यहां पे क्या है? प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट इज देयर, चाइल्ड फॉलोज सोशल नॉर्म्स। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? प्ले एज भी बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पे बच्चा अगर गेम एज में आ गया, खिलाड़ी अवस्था में आ गया, तो गेम के स्पोर्ट्स के जो भी नियम है उनको फॉलो करेगा। इसीलिए हमने कहा फॉलोज सोशल नॉर्म्स। फिर आ गया बच्चा आपका एडोलेसेंस में। अब एडोलेसेंस में आपको ये पता है कि बच्चे के दोस्त बहुत कम होंगे, few friends will be there, but child will be loyal to his friends। बहुत कम मित्र होंगे, लेकिन उन मित्रों के साथ विश्वसनीयता का भाव रहेगा। लिखो इस बात को आप। प्रेजुडिस वर्ड का मतलब ये है कि जहां पर आप भेदभाव कर रहे हो, आप एक के प्रति बायस्ड हो। आप एक फ्रेंड के साथ तो अपना शेयर कर रहे हो, दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों भाई? दूसरे ने क्या अपराध करा है? तो आप बायस्ड हो। क्या सबको ये स्टेज वाइज क्लियर हुआ है? अब जब आप नियॉस पढ़ेंगे और अपना यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे कि जेंडर के अकॉर्डिंगली भी सोशल डेवलपमेंट में प्रभाव देखने को मिलेगा। मिडिल चाइल्डहुड में आके लड़कियां थोड़ी जेलस होंगी, लड़कों में थोड़ा कोऑपरेशन होगा। 2 स्टेटमेंट आएगी, आपको लगेगा एक गलत है दूसरी ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें सही है। बुक में लिखा है क्लियरली कि जब आपके बच्चे मिडिल चाइल्डहुड के आते हैं, सोशल डेवलपमेंट का डोमेन देखोगे, उसमें लिखा है लड़कियों में थोड़ा जेलस फीलिंग होती है, लड़कों में नहीं है। तो वो लाइन एज इट इज आपके पेपर में छपकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट तो है, लेकिन जेंडर के अकॉर्डिंगली थोड़ा फर्क आपको मिलेगा स्कूल एज में। जाओ आगे बढ़ सकती बच्चों में, बढ़ जाऊं आगे? किसकी बारी है? अपने आप खड़े हो जाओ। विनीता आप खड़ी हो जाओ बेटा। 17 क्वेश्चन बेटा सारे बता देगी? प्रकार याद नहीं कर आई हो सारे? चलो आंसर बोलो। ये बोले आपने आंसर दिया सेकेंडरी वाले का, ए वाला। डॉली अब आप खड़े हो जाओ, विनीता बैठेंगे, डॉली बताएंगे आप। हाँ जी
मैम जो फर्स्ट वाला है डिस्कार्डिंग फ्रॉम अ बिहेवियर ऑफ पैटर्न एक्सेप्टिंग ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ मैं बता दें, पहला वाला सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, बी वाला री सोशलाइजेशन है, सी प्राइमरी और थर्ड एंटिसिपेटरी है। ठीक है, बैठ जाएंगे। अब मैं बताती हूँ, किसी ने कुछ करेक्शन करनी? आपको 4 प्रकार के सोशलाइजेशन को सुनना होगा। पहला है आप लोगों का प्राइमरी का। प्राइमरी में मैंने क्या बोला कि जो बच्चा आपका अर्ली चाइल्डहुड का है वो अभी शुरू कर रहा है। अगर मैं बाल वाटिका का कहूँ, प्री स्कूल 1 कहूँ, 2 कहूँ, 3 कहूँ, वहां पे सोशलाइजेशन अभी क्या है, शुरू होगा। मैंने क्या बोला, सर्कल टाइम हमेशा होगा। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो वहां पर प्रॉपर स्कूल की चीजों को लेकर आएगा, तो वहां पर हम सेकेंडरी को देखेंगे। तो यहाँ लिखा है इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। ए वाला। बी वाले में क्या आएगा, बच्चा अपना पुराना वाला छोड़ रहा है, नए वाले को अपना रहा है, री सोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण लिखेंगे। बी ऑप्शन का नाम हुआ री सोशलाइजेशन। आप पुराने वाले तरीकों को छोड़ के नए को अपनाएंगे। कब कब करेंगे? हो सकता है वो बच्चा पहले एक छोटे से गली कस्बे के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, अब उसको एक प्रॉपर अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब वहां पे अलग नॉर्म्स है, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म पहन कर आना होगा, आप लोगों का लंच टाइम होगा, आप लोगों को यहाँ पे काम प्रोजेक्ट का ग्रुप में करना होगा। तो आप पुराने जो नियम थे उनको छोड़ के नए में आए, तो आपने क्या करा, री सोशलाइजेशन करा। क्लियर हो गया? ये जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना बेटा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं उनको थोड़ा हिला हिला के कराती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि पुराने क्वेश्चन उठा के PYQ करा दूं, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। थर्ड पर आते हैं, इट रेफर्स टू द सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन प्राइमरी और अर्लिएस्ट ईयर। ये बन गया प्राइमरी सोशलाइजेशन, सी वाला बना प्राइमरी। डी वाला कहता है एंटीसिपेशन वर्ड, ये कहलाता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशित अग्रगामी समाजीकरण। डी वाले का हिंदी में 2 नाम लिखेंगे, प्रत्याशी या अग्रगामी समाजीकरण। क्या मायने हुए इसके? एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है, मान लीजिए कल आपको एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, आप केवीएस में चले गए, तो आपने देखा होगा जब केवीएस का आया था तो लोग वीडियो डाल रहे थे केवीएस कल्चर। वो केवीएस कल्चर का मतलब क्या है कि आप लोग पहले प्रिपेयर हो जाओ कि आप लोगों को होम टाउन में जॉब नहीं मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहीं पर होगी, वो हार्ड सेशन होगा, वहां पे आपको कैंपस मिलेगा, अगर मिल गया अकोमोडेशन तो आप वहां रहेंगे। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, आप लोगों को अपने से, तो आप शुरू से ही करने लगते हैं, अच्छा ठीक है मुझे वहां पे ये करना होगा, तो आप एंटिसिपेट करने लग गए कि व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, तो मेरे फ्यूचर में जो आने वाला है उसकी मुझे तैयारी अभी से करनी होगी। वो क्या कहलाया, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ? एक मैंने री सोशलाइजेशन बोला, एक री बोला है, एक एंटी बोला है। री का मतलब क्या है, जो मेरा पहले था आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, ठीक है, अब मुझे सब कुछ नया करना पड़ेगा। एंटी में क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटरी में आपको पता है कि आप कहां जाने वाले हो। नाउ जो भी आप बदलाव लेकर आओगे वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपका, आपको पता है मुझे वहां पर जाकर क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, मैं उनकी तैयारी पहले ही शुरू कर दूं। तो आपने एंटिसिपेट कर लिया ना कि व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट इन योर लाइफ, सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वो एंटिसिपेटरी हो गया। क्लियर हुई अब बात? फर्स्ट वाला सेकेंडरी था ना? बिल्कुल सेकेंडरी, क्योंकि पियर्स लिखा हुआ है। और जब आपको बोला कि जीवन के आरंभिक वर्षों में, वो प्राइमरी हुआ। क्या सबको चारों प्रकार क्लियर हो गए? जिनको समझना होता है ना वो टॉपिक को क्वेश्चन आंसर में भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कुछ पार्ट आपका स्किप कर रही हूं तो इसका मान लो कि बाल विकास का पार्ट आपका आज शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन 18 मेरे ख्याल से सबको आता है, सबको आता है, छोड़ दूं, हमने पूरा लिख लिया। अच्छा बेटा, बाकी के 2 ऑप्शंस मुझे कहीं भी नहीं मिले, मैंने गूगल करके बहुत देखने की कोशिश करी, मुझे नीचे के 2 वर्ड्स नहीं मिले। मे भी शायद इस प्रकार के वर्ड्स दे दिए कि बच्चे जो है मिसगाइड होके कोई निशान लगा ले। तो जो एक मीनिंगफुल वर्ड है वो एमनियो सेंटेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। बच्चों में कर लो जो मर्जी कोसो मेरे को, मैं तो क्लास छोड़ूंगी नहीं।
उनको मैसेज कर दे आज छुट्टी है या मैं आके टाइम एडजस्ट कर दूंगी। मैंने भी जाके 5:30 बजे एप्लीकेशन पे 3 घंटे बोलना है। 3 दिन की छुट्टी वैसी करनी है मुझे। बेटा एक मैसेज डाल दो, अर्जेंसी समझा करो। मेरे को चिंता हो रही है, आपको नहीं हो रही अपनी चिंता। जेंडर स्टीरियोटाइप अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, पता है ना बच्चों को पता चल जाता है मैं लड़का हूं या लड़की हूं। उसके खिलौनों से पता चल जाएगा कि मेरे को कार से खेलना है या नहीं खेलना। प्यूबर्टी में नहीं, अर्ली चाइल्डहुड में पता है ना कि मेरे को डॉल लेनी, क्या लेना है। 20th इनफॉर्मल डॉली बोलेगी, क्योंकि आपने एक बार मेरे से इनफॉर्मल का पूछा था। बता रही हूँ मैं, इनफॉर्म में तीनों बता देती हूँ। हाँ। फॉर्मल तो होता है जिसमें नहीं ये नहीं बताना, आंसर बताना है। अच्छा, which of the none of above? गुड, नन ऑफ द अबव, बैठ जाओ। 21st किसकी बारी लगी थी अब? केशिका आपकी है। 20 में नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी बता दो। नॉन, ये non-formal है। जब बोल दिया उसने कि गैर सरकारी है लेकिन है तो माध्यमिक विद्यालय। इनफॉर्मल आपको क्या मांग रहा है कि आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, आप जो भी लाइफ में लोगों से सीख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 केशिका, बेटा जब आपको बताया होगा, अच्छा आप नहीं थे क्लास में तब, बायोसेंट्रिक मॉडल लिखा है। मैंने कहा था मेडिकल मॉडल कर लेना, इसको याद आया? बायो में मैंने कहा था मेडिकल कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? बी आंसर बनेगा, जिसमें क्या लिखा है? वी नीड प्रोफेशनल टू केटर टू द नीड्स ऑफ सच पीपल। हम मानते हैं दे आर लेस कॉम्पिटेंट, हम मानते हैं ये अपने से नहीं कर पाएंगे, इनके लिए पेशेवर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22 केशिका, वो कर सकती हो 22? ये क्वेश्चन अब आपको भर भर के क्यों आएंगे? क्योंकि एनईपी ने बहुत सारी बातें दे रखी है। ये बेटा एक मेडिकल मॉडल होता है हमारा, जहां पर हम ये मानकर चलते हैं, हमारे कई मॉडल है इसमें। एक चैरिटी मॉडल है, रिलीजियस मॉडल है, एक हमारा बायोसेंट्रिक मॉडल है, एक हमारा ह्यूमैनिस्ट है, सोशल मॉडल है। तो यहां पे ये रखा गया जहां बायो में है जैविक रूप में अक्षमता है, तो अगर बायोलॉजिकली देयर इज अ प्रॉब्लम तो मुझे आपको सिखाने के लिए एक प्रॉपर पैरा प्रोफेशनल को असाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? वो एक शेडो या रिसोर्स पर्सन की तरह आपको असिस्ट करेगा। हाँ जी केशिका, आपने आंसर दिया मेरे को डी वाला। 21 का क्या है? डी। 21 का बी। 22 का आंसर नहीं आया। ए क्यों है? कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग हम इसलिए लेकर आए थे कि जो लोगों को स्कूल में आने का समय नहीं है, बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो इनको इनकी स्पीड के अकॉर्डिंगली करने दो, ये अपने टाइम को खुद मैनेज करेंगे। बट ये है कि ये काम करेंगे तो इनको हम थोड़ी लिबर्टी देंगे कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कर लो। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भी आप लोगों के लिए क्या है? नहीं देखो बेटा, जो आपने एसओएल में जाके अगर बीए वगैरह करा हो, ग्रेजुएशन वगैरह, वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस में है। ओपन लर्निंग के अंदर दोनों में फर्क क्या है? आपने अगर ओपन लर्निंग में करा होगा ना, तो उसमें कई बार आपको थोड़ी बहुत ये दिया जाता है कि आप कभी भी फॉर्म भर लो। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का सोल का होगा, तो अगर आपकी डेट निकल गई है तो वो लोग बहुत सारी चीजें अब आपको करवाएंगे। लेकिन ओपन के अंदर अगर मैं अभी स्वयं पे जाती हूँ, मैंने कहा जी मुझे ये वाला कोर्स को करना है, ओपन है मतलब कभी भी मैं कर सकती हूँ, मैंने अपने आप को एनरोल कर दिया और कर लिया। लेकिन अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, मेरे को उस बिल्डिंग में जाके अपने फॉर्म को प्रॉपर सबमिट करना पड़ेगा और उनकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होगा। आई रियली नीड टू एडहेयर टू द रूल्स। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ओपन में देयर इज अ मोर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, इग्नू आपका डिस्टेंस एजुकेशन का बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगा। लेकिन जो ओपन लर्निंग सिस्टम आपका वो मूक है, लिखिए उसको एग्जाम्पल में लिखिए मूक। ओपन लर्निंग का मतलब क्या है कि आपने घर बैठकर ही, मूक का जो मैंने बोला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, आपने अपने घर में बैठ के अपने आप को एनरोल कर लिया। तो यहाँ पे आपकी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैंने कहा यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। कॉरेस्पॉन्डेंस में इतनी है कि बस आपका ये कि आपने आना नहीं है वहां, आप संडे को आ जाओ। हाँ, देखिए सब कुछ होगा, आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। 23 किसकी है टर्न?
केशिका के आगे सारिका आप बोलेंगी, फिर भी आंसर दो, गैस लगाओ। ट्वेंटी 23 का टाइम, ठीक है। अकोमोडेशन आपने बोला, सही आंसर इनका। बेटा फॉर्चुनेटली आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता होगा। खुशी खड़े होके सारे डिफरेंस बोलेंगी। बैठ जाओ सारिका, बैग नीचे रख दो या आरजू को पकड़ा दो फिर। मैम इसमें जो अकोमोडेशन जो आंसर है पहले तो मैम उसमें है कि जब हम किसी का टाइम मतलब टाइम में एडजस्टमेंट कर देते हैं, मतलब कंटेंट वही रहेगा लेकिन हम टाइम वो कर देते हैं कम या ज्यादा। आप इवैल्यूएशन में और कंटेंट में कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दोगे, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन है तो आप रियायत दोगे, आप चीजों को कम करोगे। तो यहाँ पे ये बोला गया, आपने टाइम बढ़ा दिया, बच्चा पेपर वही कर रहा है। अगर बाकी बच्चे 2 घंटे में करेंगे, आपने इसको 2.5 घंटे का काम दिया, लेकिन पेपर तो वही करेगा। उसके बाद क्या है, वेरिंग फॉर्मेट, आपने उस बच्चे को अलग अलग तरीकों में एज पर हिज लर्निंग नीड आपने अपने कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि अगर ये बच्चा आपका वीआई वाला है तो आपने कहा इसको थोड़ा हेयरिंग मोड के ऊपर दे दो, जो हेयरिंग वाला है उसको थोड़ा आपने कैप्शंस वगैरह दे दिए, विजुअल पे लेकर आ गए, एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो इसका मतलब आप चीजों को थोड़ा बदल बदल के दे रहे हैं। तो आंसर बना एकोमोडेशन। हैड इट बीन मॉडिफिकेशन तो आप ये कहते अच्छा डिस्लेक्सिक वाला बच्चा है तो आपको ना 3 लैंग्वेज नहीं पढ़नी, आपको केवल 1 पढ़नी है। तो मैंने कम करा क्योंकि बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर आप कम कर गई हैं तो आप मॉडिफाई कर रहे हैं। एकोमोडेट कर रही हूं, वो एकोमोडेट, बेटा एकोमोडेट करने का मतलब क्या है, मैंने कहा प्लीज एकोमोडेट मी। तो आपको अगर मुझे एकोमोडेट करना पड़ रहा है तो चीजें बदली नहीं, बस आपने कहा कि ठीक है आई विल बी अ लिटिल मोर लिबरल। किसकी बारी है? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कई बार हमारे सब्जेक्ट में क्या है, जो हम साइंस में पढ़ा रहे हैं वो आप एसएससी में पढ़ा रहे हैं, तो ओवरलैप कर रहे हैं। तो कहा गया ओवरलैपिंग को हटा के आप ऐसा करिए, आप इंटीग्रेटेड करिकुलम लेकर आ जाओ, जो चीजें आपको लग रहा है कॉमन टॉपिक है उनको थीमेटिक वे में आप मर्ज कर लो। 25 क्वेश्चन हो गया, 26 अच्छा 24 पे ओवरलैपिंग में वो खुद ब खुद एक दूसरे को ट्रांसपर्स कर रहे हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि ये पार्ट यहां भी पढ़ा रहा है टीचर, यहां भी पढ़ा रहा है, व्हाई नॉट टू कंसोलिडेट इन अ थीम फॉर्म। हमने कहा हमने आवास थीम ले ली, तो वो आवास में आपका जितना भी ज्योग्राफी का पार्ट है और जो आप लोगों का एनवायरमेंट का पार्ट है सबको इकट्ठा ही लेके चलो। तो ईवीएस में आप इंटीग्रेटेड में तीनों को लेते, सोशल साइंस को भी, साइंस को भी और एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी। आपकी बारी है। मैंने तो इसका डी लगाया है, हेरिडिटी जो गलत है। आपका आ जाएगा यूजेनिक्स। मैंने कहा था गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता बोला गया, फादर ऑफ यूजेनिक्स इज गाल्टन। वो कौन है, पूरा नाम क्या है उनका, फ्रांसिस गाल्टन। क्या काम करा इन्होंने, ये अपने भाई डार्विन से थोड़ा सा इत्तेफाक रखते थे। हाँ जी, इन्होंने बुक कौन सी लिखी जो पेपर में पूछी जाती है, हेरिडिटरी जीनियस बुक इज रिटन बाय फ्रांसिस गाल्टन। मैं लिख कर देती हूं। अब इनकी बुक अपने आप में क्या बोल रही है कि जो माँ बाप बढ़िया उनके बच्चे बढ़िया। समझ में आ गई बात? अब 24वें का क्लियर है सबको? यस मैम। 25वां किसकी बारी है, किसकी बारी है 25 पे? जल्दी बोलो भाई। आपने डी कर दिया, क्यों करा? महिला समाख्या कौन लेकर आया? प्रिया, महिला समाख्या पावर विद, पावर विद इन, पावर ओवर, पावर टू किस में आएगा? चार है, वो आपको लिख कर दिए थे ना मैंने यहाँ पे, पावर विद, पावर विद इन, पावर टू, पावर ओवर। गलत। पावर विद, विद इन का मतलब क्या है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं कर सकती हूँ, मेरी विल पावर स्ट्रांग है। पावर विद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेट्स गेट टुगेदर। तो पावर विद हुआ। तो महिला समाख्या क्या बोल रहा है, महिला संगठन बने, जो आपके गुजरात में बने।
हमने करे थे ना, अभी गुजरात के भी करे थे ना, अभी कल परसों ही करे हैं। तो आपने बेटा यहाँ पे जो आंसर लगाया, आंसर बनेगा क्या? हार्ड टू रीच के लिए क्या लगाया था आपने? हाँ, NPGE का आपका बुक में लिखा हुआ है नेशनल कमेटी करके, नहीं NPGE का नहीं है, वो सीडा का है जो मुझे करेक्शन करवाना है। NPGE का वही रहेगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। मैं इसका पूरा यहां से पढ़ देती हूँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय के बारे में बताएंगे। KGBVs के बारे में कौन बता रहा है? मैम ये हॉस्टल की तरह स्कूल खोले गए 2004 में आए थे। इनमें रिजर्वेशन के हिसाब से अगर मैं RTE को देखूं तो RTE की 12 धारा को KGBV में रिलेट करेंगे। धारा 12 एज पर KGBV क्या सिनेरियो होगा? मैम जो EWS के बच्चे उनको बाहर नहीं निकाल सकते, उनको 25% बच्चों को लाओगे, तो उनको बाहर नहीं कर सकते। रिजर्वेशन हो गया वो था। KGBV में क्या होगा? 75% लड़कियां SC ST माइनॉरिटीज की होंगी, बची 25% लड़कियां BPL की होगी, लिखेंगे। 75% गर्ल्स SC ST माइनॉरिटीज, बची 25% BPL, गरीबी रेखा से नीचे। एट एलिमेंट्री लेवल एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में बनाए जाएंगे। 25 का NPEGEL आंसर बना। NPGEL 2003 का, बेटा लिख लो। NPEGEL 2003 हो गया। अगले साल 2004 में KGBV आ गए। KGBV के साथ एक वर्ड आपको मिल जाएगा EBB, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। EBB एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स लिख। कैसे? एक मिनट रुक जाए। बैकवर्ड ब्लॉक मैडम ऊपर से जाने लग गया ना। सारे अपने टेस्ट पेपर मेरे को दो, कल दोबारा करोगे। अपना अपना नाम लिख कर दोगे। मार्क्स भी लिखते हैं अभी वाले? अभी के मार्क्स बिल्कुल लिख कर दोगे। हाँ, टेस्ट पेपर पे केवल नाम होगा, मार्क्स होंगे, सारे पेपर यहाँ रखोगे। ये तो बताएंगे कि मैम इसका ये क्यों होगा अच्छा, हाँ पूछो पूछो। A24 वाली